विश्व रंग के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, वनवासी पीठ और आईसेट पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज प्रसंग है वनमाली सीरीज के अंतर्गत युवा लेखक तरुण भटनागर की कृति 10 कहानियों के लोकार्पण के अवसर का। यह मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि वनमाली सीरीज के पिछले कड़ियों में युवा कथाकार मनोज पांडे और वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया जी की 10 कहानियों की पुस्तक का लोकार्पण भी हम कर चुके हैं। मित्रों, आईसेट पब्लिकेशन का आरंभ से ही इस बात पर बल रहा है कि हम अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और इस बात पर उत्कृष्ट साहित्य न्यूनतम मूल्यों पर अपने पाठकों को उपलब्ध कराएं। इसी कड़ी में यह श्रृंखला अपने समय के विरल साहित्यकार आदरणीय श्री जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली जी के नाम पर आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत हमारा संकल्प है कि हम समकालीन उत्कृष्ट साहित्य का दस्तावेजीकरण करें और जन सामान्य को उपलब्ध कराएं। अपने समय की बेहतरीन रचनाओं को उपलब्ध कराना, जन सुलभ बनाना ही 10 कहानियों श्रृंखला का उद्देश्य है। इस क्रम में आज युवा कथाकार तरुण भटनागर की कृति का लोकार्पण होगा और वे अपनी कहानी का पाठ भी करेंगे। बहरहाल, हमारे बीच आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं युवा कथाकार तरुण भटनागर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच हैं युवा आलोचक राहुल सिंह जी, जो अभी जुड़ने ही वाले हैं, उनका भी अभिनंदन है। साथ में रोहतक से हैं वरिष्ठ आलोचिका श्रीमती रोहिणी अग्रवाल और हमारे बीच आज हैं वनमाली सृजन पीठ भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश वर्मा जी। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय कवि कथाकार और वरिष्ठ विज्ञान कर्मी विश्व रंग के स्वप्नद्रष्टा आदरणीय श्री संतोष चौबे जी। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के संचालन के लिए हमारे बीच के हमारे साथी संजय राठौर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और कार्यक्रम के संचालन सूत्र संभाले। आदरणीय संजय राठौर। प्रशांत जी, धन्यवाद। और ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि विश्व रंग के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में और वनवासी सृजन पीठ और आईसेट पब्लिकेशन के संयुक्त इस प्रतिष्ठा आयोजन में वनमाली सीरीज की यह तीसरी पुस्तक का लोकार्पण है। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया, इसके पूर्व देश की वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया जी की पुस्तक का विमोचन हमने ऑनलाइन किया है और युवा कथाकार मनोज पांडे जी के कहानी की पुस्तक का भी विमोचन हमने ऑनलाइन किया है। और इसके साथ साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी विश्व रंग में किए हैं और उसके साथ में विज्ञान यात्रा पर भी हमने कार्यक्रम किए हैं, उसमें बातचीत भी हुई है और विज्ञान कविताओं पर एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन हम लोगों ने किया है। और उसी की श्रृंखला में पुस्तकों के विमोचन के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, विमर्श भी हो रहे हैं। तो लगातार हम लोग विश्व रंग के बैनर के तले लगातार हम लोग रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और यह सभी कार्यक्रम हम लोग आदरणीय संतोष चौबे जी के मार्गदर्शन में मुकेश वर्मा जी के सानिध्य में आयोजित कर रहे हैं। और अभी जो हम लोगों ने आयोजन किए, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो किए हैं, उसमें लगभग 20 देशों के रचनाकारों ने प्रतिभागिता की है और उसी श्रृंखला में कल भी एक आयोजन बड़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, और यही भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले तो आदरणीय जो आज के मुख्य जो कार्यक्रम के हमारे व्यक्ति है तरुण भटनागर जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वनमाली सीरीज के अंदर उनकी ताजा पुस्तक आई है 10 कहानियां तरुण भटनागर जी, तो उसका लोकार्पण है आज। तो उन्हें हम सभी की तरफ से हार्दिक बहुत बहुत हार्दिक बधाई है और मुकेश वर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय संतोष चौबे जी जो कि हमारे विश्व रंग के दृष्टा है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और साथ में इस पुस्तक के संपादन में सहयोग पूरा करने वाले कुणाल सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रबंधक महीप निगम जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
और सबसे पहले मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आज जो पुस्तक है उसका लोकार्पण करें, ऑनलाइन लोकार्पण करें अपनी स्क्रीन पर उसे शेयर करके। तो सभी अतिथियों से, आदरणीय तरुण भटनागर जी से, चौबे जी से, मुकेश वर्मा जी से, रोहिणी जी से, राहुल सिंह जी से, सभी से निवेदन है कि इसका लोकार्पण करें। जी, बहुत बहुत बधाई तरुण जी, और बहुत शुभकामनाएं। और कुणाल बहुत सुंदर छपी है, तो कुणाल को भी बधाई। बिल्कुल, कुणाल को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी इसको छापा है इनने। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। जी 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 सब लोग तालियां बजाकर एक बार स्वागत कर दें। धन्यवाद। एक बार पुनः बधाई। पुनः तरुण भटनागर जी को हार्दिक बधाई। और मैं सर्वप्रथम वरिष्ठ कथाकार श्री मुकेश वर्मा जी, जो हमारे वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष भी है, जिनके सानिध्य में हम लोग रचनात्मक कार्यक्रमों को कर पा रहे हैं, सबसे पहले आदरणीय मुकेश वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। वे हमारे प्रकाशन पे, वनमाली सीरीज के उद्देश्यों पे, इन पे हम लोगों को प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय मुकेश वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। संजय, मैं ये सुझाव दे रहा था कि आप ना हेडफोन हटा के कोशिश करें तो थोड़ी नॉइस कम होगी, है ना? हेडफोन हटा के एक बार देखिएगा अगली बार। मुकेश भाई आइए। सबसे पहले आदरणीय मुकेश वर्मा, आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही। आदरणीय मुकेश वर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मुकेश जी पधारिए। मुकेश सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। ठीक है। तो संजय, मेरा ख्याल है कि हम लोग पहले कहानी पाठ ले लेते हैं और उसके बाद मुकेश जी आ जाएंगे तो उनसे वो बात कर लेंगे। ठीक है? सबसे पहले आदरणीय तरुण भटनागर जी, जिनकी किताब का आज लोकार्पण हुआ है, तो हम तरुण जी से निवेदन करेंगे कि वे अपनी कहानी का पाठ करें। आदरणीय तरुण भटनागर जी। आवाज मेरी स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? आ रही है जी सर। जी, हाँ बिल्कुल जी, बहुत अच्छी अच्छी। आवाज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक कहानी है इसी किताब में। इसे मैं पढ़ देता हूँ। इसका शीर्षक है कातिल की बीवी, और मुझे लगता है कि करीब 30 मिनट में ये हो जाएगी। 25 से 30 मिनट इसमें लगेगा। जी, स्वागत। औरत अकेली थी, उसके आदमी का कत्ल हुए चंद रोज गुजरे थे। वह कत्ल न था, वह हादसा था, पर अगर कोई हलाक हो जाए, मर जाए, तो लोग ऐसे वाकये को हादसा कहने से कतराते हैं। इस तरह वह वाकया कत्ल कहलाया और वह कातिल। हुआ यूं था कि पिछले 2-1 वर्षों से जरीना के आदमी की उसके पड़ोस से नहीं बन रही थी। सकरी गली में 2 दरवाजे खुलते थे, एक जरीना का घर और दूसरा पड़ोसी का। जरीना के आदमी के पास एक मोटरसाइकिल थी। सकरी गली में वह अपने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ा करता था, कोई और जगह न थी। घर की देहरी थोड़ी ऊंची थी, उससे नीचे तक 3 स्टेप वाली सीढ़ी थी। सीढ़ी ठीक दरवाजे के सामने थी, इसलिए मोटरसाइकिल या तो सीढ़ी से आगे रखी जा सकती थी या पीछे। आगे रखने पर उसके आगे का पहिया पड़ोसी के दरवाजे के सामने आ जाता था, पीछे रखने पर पीछे का पहिया गली के बीच आ जाता था। उनका घर 2 गलियों के जोड़ पर था।
इसलिए मोटरसाइकिल को सीढ़ियों से पीछे रखने पर उसका पीछे का पहिया जोड़ पर जोड़ने वाली दूसरी गली के बीच तक आ जाता था। यह गली बेहद संकरी थी, इतनी तंगहाल कि जब गली से साइकिल गुजरती तो साइकिल और गली के दोनों तरफ की दीवारों के बीच बस इंच भर की जगह रह जाती। गली से गुजरकर आती साइकिल को देख कोई शख्स दूर ही खड़ा रहता ताकि साइकिल गुजर जाए और उसके बाद वह गुजरे। गली इतनी तंगहाल थी कि एक साइकिल और एक शख्स दोनों अगल बगल से नहीं गुजर सकते थे। जरीना और पड़ोसी यानी राधा के घर के दरवाजे लगे लगे थे। दोनों में गजब का घरोबा था। औरतें हों तो घरोबा हो ही जाता है, फिर क्या तो तंग हाल गली और क्या तो तंग दिल मिजाज। जरीना के घर में दरवाजे से सटा एक कमरा था। कमरे में 2 बिस्तर थे, एक के ऊपर एक, जैसे रेलवे के डिब्बों में बर्थ होती हैं, एक के ऊपर एक, ठीक वैसे ही। सकरे कमरे में नीचे वाला बिस्तर दरवाजे के बीच तक आता था। बिस्तर और दीवार के बीच की जगह इतनी कम थी कि बमुश्किल एक शख्स इससे गुजरता संडास और चौके तक जा सकता था। घर के सामने की गली बाजू वाली गली से थोड़ी चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि साइकिल के बाद भी एक शख्स के गुजरने लायक जगह बची रही थी। गली के ऊपर गली के आकार में पसरा सकरा आसमान था, इतना तंगहाल आसमान कि उसमें बमुश्किल आधे से पौन घंटे तक सूरज चमकने को आ पाता था। घर के सामने वाली 3 सीढ़ियों के नीचे से पतली सी डोरी थी जिससे गली का निकास होता था। जरीना के आदमी की पगार बढ़ गई थी। पिछले 4 सालों से वह पैसे जमा करता रहा था। कुछ पैसे हो गए तो उसने साइकिल की जगह मोटरसाइकिल लेने की सोची, पर तब ख्याल ना आया कि उसे रखेंगे कहाँ। मोटरसाइकिल एक ख्वाब थी। जरीना का बेटा आफताब मोटरसाइकिल की बात पर खिल उठता, जरीना के गले से लग जाता, मोटरसाइकिल चिल्लाता गली में दौड़ता। जरीना का आदमी पैसों का हिसाब लगाता। उसे पैसों का हिसाब लगाता देख जरीना आफताब को अपने दामन में समेट लेती। पैसों का हिसाब लगाते अपने आदमी को देख कर मुस्कुराती। जरीना का आदमी रात रात भर करवटें बदलता। उसकी नींद नदारत थी। उसे तय करना था कि मोटरसाइकिल कौन से रंग की खरीदी जाए। इस तरह उसे नींद ना आती। सारी रात बीतती जाती। ऊपर के बिस्तर पर सोते, करवट बदलते आदमी की आवाज से जरीना भी सो न पाती। वह उठ जाती, अपने आदमी के सिर पर अपना हाथ फेरती, वह उसे चूमता। इस तरह यह ख्याल ना आया कि जब मोटरसाइकिल आएगी तो उसे कहाँ टिकाएंगे। जरीना के आदमी को लगता कि पड़ोसी यानी राधा का आदमी उसकी मोटरसाइकिल से रश्क खाता है, इसलिए उसे उसके घर के सामने से हटाने की बात कहता रहता है। दोनों का पड़ोस 22 साल पुराना है। इतना घरोबा रहा है कि बेहद सकरी गली की जहालत भरी तंगहाली में भी जरा सी कोई कमी न लगती। प्यार हो तो हर जगह किसी खुले नखलिस्तान सी हो जाती है और फिर रेत के दरिया में शीशे से चमकने लगती है। दोनों घरों की औरतें यानी राधा और जरीना ने आपस की इस मोहब्बत को और परवान चढ़ाया था, पर अब इधर कुछ दिनों से एक अजीब सी खामोशी, एक नश्तर सा अबोलापन, एक बेदिल सा रंज, एक अजनबी सी तन्हाई पैर पसारने लगी। इतना बैर रखना ठीक है क्या? कभी जरीना अपने आदमी को कहती, कुछ बातों की वजह समझ नहीं आती, वैसी ही यह बात थी। राधा के आदमी ने एक बार भी जरीना के आदमी की नई मोटरसाइकिल को देखा तक ना था। देखना तो दूर, उसकी फितरत से लगता मानो उसे पता ही ना हो कि जरीना के आदमी ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। सारा मोहल्ला जानता है, फिर जो पड़ोस है, बरसों का आबाद और चहेता पड़ोस, उसे भला कुछ भी पता ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या बात है? पहले तो लगा कि सिर्फ बेरुखी है, पर फिर उसमें से एक किस्म के रंज की बू भी आई, एक किस्म की बेदली की धमक। कोई शिकवा शिकायत हो तो उसे जाहिर भी तो किया जा सकता है, जरीना अपने आदमी को कहती। इधर राधा का आदमी जो चाहता था वह मुनासिब न था। तंगहाल गली में मोटरसाइकिल को रखने की कोई जगह न थी। जरीना का आदमी मोटरसाइकिल टिकाए भी तो कहाँ। एक दिन फसाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी यानी राधा के आदमी ने कह दिया कि वह जरीना के आदमी की मोटरसाइकिल गिरा देगा, उसे चकनाचूर कर देगा। उस दिन जरीना और उसका आदमी घबरा गए। पड़ोसी का चेहरा लाल पीला हो रहा था।
राधा ने उसे घर के भीतर खींचा था, फिर उसे पीने को पानी दिया था, उसकी पीठ पर हाथ रखा था। राधा अपने आदमी के गुस्से की ठीक ठीक वजह जानती है, पर कहे भी तो किसे? आदमी के गुस्से की वजह कहने का शौक भी कहाँ है? आदमी के गुस्से की वजह का बखान करना बड़ी बेअदबी है, एक निहायत ही कमजोर किस्म की हरकत। अब तो उसने अपने आदमी से पूछना भी छोड़ दिया है, कहाँ गए थे, कोई काम मिला क्या? वह अब यह भी नहीं कहती कि देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कोई कब तक कहे कि देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? राधा ने कई कई दिनों तक कहा, पर जब पूरे 2 साल बीत गए तो उसने भी कहना छोड़ दिया। उम्मीद का दामन बेहद फिसलन भरा है, उसे थामना एक किस्म की दगाबाजी करना है, खुद से भी और वक्त से भी। उसने कई कई बार कहा सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन। एक दिन यह कहते हुए उसकी आंखें भीग आई थी, सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन तुम्हें काम मिल जाएगा। फिर उसने चुन्नी से अपनी नाक पोंछी और आदमी के लिए रोटी लाने को उठी तो आदमी ने उसे अपने पास खींच लिया, फिर उसकी गोद में अपना सिर रख दिया, मानो वह उसकी औरत ना हो, उसकी माँ हो, और सुबक सुबक कर रोती। वह चुपचाप उसके सर पर अपना हाथ फेरती रही। आदमी का सुबकना उसे भीतर तक काट रहा था, पर वह एकदम खामोश बनी रही, किसी बुत की तरह, और उसका सिर सहलाती रही। उस रात जरीना के आदमी ने मोटरसाइकिल सीढ़ियों की दूसरी तरफ खड़ी की थी। मोटरसाइकिल का पीछे का पहिया मोड़ वाली सकरी गली के बीच तक आ गया था। उसे एक बारगी यह भी ख्याल आया था कि सीढ़ियों को तोड़ डाले। घर की देहरी इतनी ऊंची थी कि घर में घुसने के लिए वहां कुछ न कुछ रखना पड़ता। सीढ़ी को तोड़ने से मोरी भी टूटती थी और इससे घर में संडास का गंदा पानी भर सकता था। संडास के गंदे पानी से घर को बचाने के लालच में वह सीढ़ी को तोड़ना नहीं चाहता था। फिर उसका अंदाज था कि इससे भी मोटरसाइकिल के आगे के पहिए का करीब आधा हिस्सा राधा के घर के सामने आ ही जाएगा। उसने पल भर को इधर उधर नजर घुमाई, हर तरफ तंगी, सकरापन, हर इंच पर एकदम कम से कम तर जगह। ऐसा नहीं है कि उसने जगह की तलाश नहीं, पर दूर दूर तक कोई जगह न थी। लोग कहते कि आबादी बढ़ गई है सो जगह कम पड़ती है। 2 गली छोड़कर रहने वाला एक बुजुर्ग कहता है कि आबादी तो उतनी ही है, बस जमीन कम हो गई है, घरों में भी और दिलों में भी। पता नहीं क्या है कि जगह नहीं है। उस रात जरीना का आदमी रात भर बिस्तर पर कसमसाता रहा। गली से रात बेरात जब कोई गुजरता तो जोर जोर से चिल्लाता, अब एक किसकी मोटरसाइकिल है ये, इसे हटाओ। कोई साइकिल वाला जोर जोर से घंटी बजाता। कोई साइकिल सवार मोटरसाइकिल के पास अपनी साइकिल टिका मोटरसाइकिल वाले को लाना सलामत सुनाता। जरीना के आदमी को रात को 15-20 बार उठना पड़ा। पूरी रात जागते जागते ही गुजरी। अगली रात भी इसी तरह गुजरी। पूरे दिन की मेहनत भरी थकान के बाद भी वह जागता रहता। कभी झपकी लग जाती तो जरीना उसे उठाने के लिए झकझोरती। एक बार देर रात उसने नींद की लालच में मोटरसाइकिल फिर से सीढ़ियों के आगे यानी पड़ोस के दरवाजे के सामने खड़ी कर। पता नहीं क्या था, पड़ोसी जगा हुआ था, इतनी रात को भी जगा हुआ था। जरीना के आदमी को पता न था कि पड़ोसी रात रात भर जागता रहता था। उसकी नींद बेचैनियों के कब्रिस्तान में दफन हो चुकी थी। पड़ोसी के कान उसके दरवाजे के सामने की सीढ़ियों पर होते। मोटरसाइकिल के स्टैंड की आवाज उसे सुनाई दे गई थी। पल भर पल भर बाद हल्ले गुल्ले से जरीना के आदमी की नींद खुल गई। पड़ोसी की तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी गालियां सकरी गली में गूंज रही थी। उसके बजबजाते लफ्जों से देर रात का आसमान कपकपा रहा था। बीच बीच में राधा की आवाज भी आती थी। लगता था जैसे वह अपने आदमी को समझा रही हो, पर उस पर मानो रंज और बदले की भावना काबिज थी। वह आपे से बाहर हुआ जा रहा था। जरीना के आदमी ने घर का दरवाजा खोला, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फुल हो गया। पड़ोस की गालियां और जरीना की डबडबाई खौफजदा आंखों ने पल भर को उसका पीछा किया। फिर मोटरसाइकिल के पीछे की लाल लाइट अंधेरे में गुम हो गई। वह उस रात घर न आया, वह अगली रात भी न आया। रात भर बिस्तर पर पड़ी जरीना करवटें बदलती। उसने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर रखा था। दरवाजा बंद हो तो सुकून रहता है, उसका दिल डूबने लगता। उसे तरह तरह के ख्याल आते। सामने की गली क्या इनके बाप की है? हर किसी का हक उसके घर के दरवाजे तक होता है, उसके बाहर नहीं। तीसरे दिन घर लौटे जरीना के आदमी ने खाना खाते हुए कहा, उसने पी रखी,
वह कम ही पीता था, पर आज टुन्न होकर आया था। वह जोर जोर से कह रहा था, अपने आप को समझता क्या है, गली क्या इसके बाप की है। जरीना उसे चुप होने को कहती, पर वह कहता जाता। गालियां बकता, दुष्नाम लफ्जों की झड़ी लगा दी थी उसने। पड़ोसी बिस्तर पर कसमसा रहा था। राधा उसका हाथ पकड़े उसे शांत करने को कह रही थी। जब वह उठने को हुआ तो उसने अपने आदमी के पैर भी पकड़े कि वह लेटा रहे चुपचाप, पर उसने राधा को झटक दिया और घर का दरवाजा खोल बाहर आ गया। जरीना का आदमी 3 रातों से सोया न था, पर उसे पता न था कि पड़ोसी तो पिछले 2 सालों से ठीक से सो न पाया था। उसके ऊपर हजारों का कर्ज आन पड़ा था। उसकी दिहाड़ी जाती रही थी। कभी घर में एक वक्त के खाने के पैसे भी न होते। अक्सर उसका मन उचाट हो जाता, दिल डूबने लगता और मन एकदम से खाली हो जाता, जैसे कोई एकदम से पानी भरा बर्तन लुटा दे, उसका सारा पानी बितर जाए, ठीक वैसा ही खाली। उसकी औरत यानी राधा उसे अपने बाहों में भर लेती। उसे लगता उसे ठीक लगेगा, पर उसकी बाहों में उसका मन और खाली होता जाता। वह अपनी औरत को झटक कर खड़ा हो जाता, घर का दरवाजा खोलता। दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल का पहिया टिका होता। वह मोटरसाइकिल पर थूकता, उसे अपनी लात मारता, हटा इसे नहीं तो फेंक दूंगा, वह चीखता सा बोलता था। उसकी औरत उसकी बाहें पकड़ने की बेजान कोशिश करती, सुनो तुम अंदर आओ, रहने दो, जाने दो। वह औरत को धक्का देता। देहरी के भीतर घुटनों पर बैठी राधा उसका चीखना गुर्राना सुनती। तंगहाल गली बजबजाती गालियों से भर जाती। वह चीखता, धमकाता और बुरे बुरे लफ्जों में जरीना के आदमी को ललकारता। राधा डरती। वह प्रार्थना की कोई इबारत बुदबुदाती। वह जानती थी कि उसका आदमी कितने गुस्से में है। वह उस गुस्से की माकूल वजह जानती थी। उसकी घबराई आंखें फैल जाती। वह अपने आदमी को घर के भीतर खींचने की बेजान कोशिश करती। इस तरह अक्सर झगड़ा होता। सारी दुनिया में मगन होती और वे झगड़ते। कुछ तमाशबीन जमा हो जाते और वे झगड़ते, पर झगड़ा ज्यादा बढ़ न पाता था। झगड़े में जरीना का आदमी कमजोर पड़ता था। वह कभी अपनी मोटरसाइकिल को आगे पीछे करता, तो कभी अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लेता। अपने घबराए अब्बू को आफताब फटी फटी आंखों से देखता। जरीना आफताब को सुलाने की बेजान सी कोशिश करती। गली में राधा के आदमी की चीख और गालियां गूंजती। गली की खिड़की दरवाजे बंद रहते। गली का सन्नाटा वैसा ही बना रहता। कभी खौफ के कारण आफताब की उंगलियां कांपती, तो कभी वह जरीना के दामन में छिप जाता। रात बहुत मनहूस लगती। वह बहुत धीरे धीरे गुजरती। पर आज जरीना के आदमी ने पूरी बेशर्मी और इत्मीनान से पड़ोसी के दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल टिकाई थी और पिछले पूरे 1 साल की भड़ास अपनी जबान से दहाड़ते हुए निकाली थी। गली तेरे बाप की है बे। जरीना ने उसका हाथ थाम रखा था। आफताब की आंखों में खौफ के आंसू थे। तभी पड़ोस का दरवाजा खुला। उसकी लात से मोटरसाइकिल के गिरने की आवाज आई। पड़ोसी को रोकती हुई राधा का कातर स्वर सुनाई दिया। जरीना ने अपने आदमी को पकड़ रखा था, पर वह उससे खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आया। उसकी शर्ट का एक बटन टूटकर जरीना के हाथ में रह गया। तेरे बाप की है क्या बे? अपने आदमी का हाथ पकड़े राधा की कातर चीख सुनाई देती रही, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाने दो, ये जाने दो ना। पर वह उसे दीवार पर धक्का मार बाहर आ गया था। दोनों के भिड़ने की आवाज आती रही थी, मोटरसाइकिल से टकराने की, दीवार पर रगड़ खाने की, जमीन पर गिरने की, गालियों, गुर्राहटों और चीखों की आवाज, जिसमें राधा की कातर चीख भी शुमार थी। अरे कोई रोको, कोई बचा लो, रोको रोको इनको। आफताब के चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज के साथ साथ पड़ोसी के हाथ में एक लोहे का सरिया था, जो उसने जमीन पर पड़े जरीना के आदमी के पेट के आर पार कर दिया था। फिर उसे जोर की लात मारी और गंदी गंदी गालियां देता हुआ भाग खड़ा हुआ। डर के मारे राधा ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। शराब के नशे में धुत जरीना के आदमी को पहले तो कुछ समझ न आया, पर जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी। पेट में धंसे खून से सने लोहे के सरिये को हाथ से पकड़े वह चीखता रहा। उसका खून सारी गली में बिखरा था।
खून की एक मोटी धार बहकर गंदे पानी की नोरी में गिर रही थी। उसका सर थामे जरीना जोर जोर से चीख रही थी। गली के बीच खड़ा आफताब दहाड़े मार मार कर रो रहा था। रात के 2 बजे थे। चित्कार और रोना पीटना सुनकर एक घर की खिड़की खुली थी, पल भर को, और फिर बंद हो गई थी। एक घर के दरवाजे की स्तंभ से छिपकर झांकता एक आदमी यह नजारा देख रहा था। चुपचाप एक घर के अंधेरे में बैठे 2 शख्स चुपचाप रोने, बिलखने और चिल्लाने की आवाज सुन रहे थे। एक खिड़की थोड़ा देर से खुली थी। उससे झांकते शख्स ने स्ट्रीट लाइट के नीचे खून से लथपथ आदमी और उसकी बिलखती औरत और बच्चे को देखा। फिर हल्की सी अंगड़ाई ली और धीरे से खिड़की को बंद कर दिया। राधा का आदमी भाग गया था, वह फिर न लौटा। राधा ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया था, अच्छे से बंद कर लिया था। वह सारी रात दरवाजे से सटी खड़ी रही। वह कई दिनों तक घर के बाहर न निकली। राधा को रात बेरात जरीना के रोने की आवाजें सुनाई दी। कभी लगता मानो जरीना और आफताब दोनों रो रहे हैं। दोनों के घर इतने करीब थे कि उसे यह भी लगता मानो आफताब उसकी छाती से लगा रो रहा है, या उसने रोते रोते आफताब को बस अभी अपनी छाती से लगा दिया है। कभी देर रात सुबकने की आवाजें सुनाई देती, कभी अजीब सी खामोशी की आवाजें आती, कोई तन्हाई रात भर शोर करती। कभी सुबकने, आंख नाक पोंछने, मुंह दबाकर सिसकने, चुपके चुपके रोने की आवाजें इस तरह आती मानो आवाजें न हो, कोई खौफनाक सी चुप्पी हो। राधा रात रात भर दीवार को भेद कर आती इन आवाजों को सुनती। दोनों घरों के बीच एक ईंट वाली यह कमजोर कच्ची दीवार थी, जिसके आर पार आवाजें आती जाती रहती थी। कभी दोनों में ऐसी मोहब्बतें थी कि दीवार के पार भी वे बातें कर लिया करते थे। एक तरफ से राधा कहती और दूसरी तरफ से जरीना। लगता था वह दीवार बेमानी थी। उसके आर पार इस तरह से बातचीतें हो जाती थी कि लगता था मानो 2 घर एक जान हो। वह जरीना से कहना चाहती थी कि तुम यकीन करो, मैंने अपने आदमी को रोका था। वह कहना चाहती थी कि तुम यकीन करो, एक दिन जब वह गाली दे रहा था, मैंने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी थी। मेरी ताकत उससे ज्यादा होती तो वे हथेलियां उसी तरह से उसके मुंह को कसे रखती और गालियां उसके मुंह से बाहर न निकल। तुम यकीन करो, पर चाहने से क्या होता है। उसके आदमी ने जरीना के आदमी का कत्ल किया था। वह जरीना के दर्द में शामिल न हो सकती। तंगहाल गली में बंद राधा के घर के दरवाजे पर लोगों की भौहें तन जाती थी। 2 रोज पहले पुलिस का एक आदमी आया था। उसने बड़े वहशियाने तरीके से उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। राधा ने दरवाजा न खोला था। हादसे की रात को जो लोग घरों में दुबके थे, वे सब लोग बाहर आ गए थे। उनमें से एक पुलिस वाले के साथ गाली देता हुआ उसके दरवाजे को पीट रहा था। कातिल की बीवी, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। गली के उस आदमी ने, जिसने कत्ल का सारा नजारा देखने के बाद उस रात जम्हाई लेते हुए खिड़की बंद कर ली थी, उसके घर के दरवाजे पर उस पर चिल्लाते हुए एक पत्थर फेंका था। दरवाजे के भड़बड़ाने, कुंडी के बेतहाशा टिनटिनाने और धड़ाम धड़ाम की आवाज से राधा का कलेजा कांप उठा। खौफ से उसकी आंखें भर आई। वह देर रात थी, जोर का पानी गिर रहा था। राधा चुपचाप लेटी थी। पानी का शोर था, नींद गायब थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसी शख्स को जिसने हादसे वाले दिन पल भर को खिड़की खोलकर बंद कर ली थी, उसे वह दस्तक सुनाई दे गई थी। बारिश के शोर के बाद भी उसे राधा के घर के दरवाजे पर हुई वह दस्तक सुनाई दे गई थी। राधा को इस पल का इंतजार था। उसका आदमी लौट आया था। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े अपने आदमी से चिपक गई। खिड़की वाला आदमी रात के 3 बजे भी यह सब देख रहा था। राधा पल भर को अपने आदमी को पहचान न पाई थी। बिखरे बाल, धसी आंखें, बड़े नाखून, गले तक दाढ़ी, पसीने की गंदी बू और चेहरे से लेकर घुटने तक सारे शरीर को ढका गीला कंबल। आदमी भूखा था। राधा ने चुपचाप उसके लिए खाना बनाया था। खाना बनाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। अपने आंसू पोंछ गर्दन घुमाकर खाना बनाते बनाते उसने अपने आदमी को देखा था, फिर मुस्कुराई थी। आदमी के चेहरे पर कोई भाव न था। वह काठ की तरह से चुपचाप बैठा था। जाने क्या तो उसके जेहन में चल रहा था। बाहर रह रहकर बिजली कौंधती थी। गली में गिरते पानी के परनालों का शोर बढ़ गया था।
खिड़की वाले शख्स ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। पुलिस सुबह होने से पहले ही आ गई थी। आदमी को जब वह उठा ले गई तब वह राधा की बाहों में था। रात को राधा के जिस्म से चिपके उसे पल भर को लगा था मानो कहीं कुछ भी न हुआ हो और अब सब कुछ ठीक हो गया हो। राधा आदमी के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी तक गई थी। मशीन की तरह चलती, एकदम काट, एकदम बुझ, फटी फटी आंखों के साथ, अपलक। बहुत से घरों की खिड़कियां खुली थीं। हर कोई इस नजारे को देख रहा था। अपने आदमी के हाथ में हथकड़ी देख राधा के भीतर एक भूचाल सा आ गया था। वह पुलिस वाले के पैरों पर गिर गई थी। जैसे कोई हरा भरा दरख्त गिरता है, ठीक वैसे ही रोती बिलखती, पर जैसे कहीं कोई न था। पुलिस उसके आदमी को ले जा रही थी। वह पुलिस के पीछे पीछे चलती रही थी। तमाम गलियों के पार सड़क पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वह फटी फटी सी आंखों में आंसू भरे पुलिस की गाड़ी को जाते हुए उसके इंडिकेटर की लाल लाइट को अंधेरे में खोते हुए देखती रही। जरीना ने भी चुपचाप दरवाजे की संद से यह नजारा देखा था। फिर वह बिस्तर पर आफताब के पास सरक आई थी। उस दिन के बाद से राधा ने अपने घर का दरवाजा बंद न किया था। उसके घर का दरवाजा अपने वक्त पर खुलता, दरवाजा अपने वक्त पर बंद होता। जरीना के आदमी के कत्ल को 8 माह गुजर गए थे। उसने मोटरसाइकिल बेच दी थी। आफताब आखिरी बार मोटरसाइकिल पर बैठने की जिद पकड़े था। जरीना ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा दिया था। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर वह भी मुस्कुरा उठी थी। आज से 3 साल पहले की बात होती तो राधा भी उन दोनों के पास आ खड़ी होती। आफताब को गोदी में उठाकर चूम लेती, जरीना के कंधे पर अपना हाथ रख देती, पर जैसे सब कुछ एकदम से नेस्तनाबूद हो गया था। वह जरीना के आदमी के कातिल की बीवी थी। वह आफताब के अब्बू के कातिल की बीवी थी। वह छिपकर उन दोनों को देखती रही। उस रात जरीना के कमरे तक दीवार को पार करती राधा के सुबुकने की आवाज आ रही थी। राधा मजबूत दिल की औरत थी। जरीना को पता था वह कभी भी हिम्मत न हारती, हमेशा हंसती मुस्कुराती। वह बहुत बातूनी थी। तरह तरह की बातों का खजाना उसके पास था। सारे मोहल्ले में उसकी चहकने की आवाजें आती रहती थी, पर उस रात उसके कमरे से आती तन्हाइयों की आवाजों में एक अजीब सी खामोशी सुनाई देती थी। जो बहुत बोलता रहा है, हंसता चहकता रहा है। उसके कमरे से आती मधुर सी चुप्पी की सदा न जाने कैसी तो खौफनाक लगती है। उस रात बहुत सी बातें उस दीवार के आर पार दोनों के कमरों से गुजरती रहीं। तमाम पुरानी बातें, मोहब्बतों के तमाम किस्से। राधा की कोई औलाद न थी। जब आफताब हुआ तो राधा ने ही उसे सबसे पहले अपनी गोद में लिया था। उन दिनों जब आफताब बहुत छोटा छोटा था, तब दोनों का सारा सारा दिन आफताब के साथ गुजर जाता। करने को कुछ खास न था और इस तरह बहुत से काम थे। चौके से उठती कोई जतन भरी गंध थी तो बिस्तर पर लेटकर सुनी जाती कोई गप। कोई चुहल भरी ठिठोली थी तो कोई पूरे मोहल्ले को बुझाता बहुत मासूम सा ठहाका। वक्त ऐसे गुजर जाता मानो अभी तो दिन निकला हो, पर इससे क्या होता है। यादें कोई ऐसा मरहम तो नहीं है ना जो मौत का घाव भर दे। उनको याद कर तकलीफ होती है। एक दिन बाजार में दोनों टकरा गए। पता नहीं क्या था कि आफताब को देखकर राधा मुस्कुरा दी। आफताब जरीना के दामन से चिपक गया। जरीना ने पल भर को राधा को देखा और आफताब का हाथ पकड़ वहां से जाने लगी। जाने से पहले पल भर को दोनों की नजरें मिली। एक के आदमी का कत्ल हुआ था और दूसरे के आदमी को सारी जिंदगी के लिए कैद। शीशे में चेहरा देखो तो मानो दोनों के चेहरे एक से हों। और फिर भी जो था वह कुछ इस तरह था कि जाने के लिए मुड़ते हुए आफताब का हाथ पकड़ते पकड़ते जरीना ने उससे कहा था, अब हमारा साथ नामुमकिन है। हमारा लंबा साथ रहा है। एक झिझक के साथ राधा के लफ्ज जरीना पर लपके थे। मैंने कहा ना, उस बारे में अब कोई बात नहीं। राधा ने उसके सामने अपनी हथेली खोल दी। राधा की हथेली में कट का एक गहरा निशान था। उसकी छोटी उंगली का एक पोड़वा गायब था। जरीना ने पल भर को जख्म के लंबे गहरे निशान और कटी उंगली वाली उसकी हथेली को देखा। 4 साल पुराना कोई दिन होता तो वह उसकी हथेली अपने हाथों में समेट लेती, पर अब भी जैसे कुछ है जो खत्म नहीं होना चाहता। सब कुछ मिट भी कहाँ पाता है। घर घरोबा घर घर घरोबा रहा हो, मोहब्बत रही हो,
और धड़कने को आतुर कोई बेजार सा मन हो तो अरे क्या हुआ। हादसे वाली उस रात मैंने वह सरिया पकड़ लिया था। मुझे पता था कि मेरा आदमी बहुत गुस्से में है। वह बुरी तरह से मेरे हाथ से सरिया को छुड़ा रहा था। मैं सरिया को अपने मुट्ठी में पकड़ी थी। उसका खून सवार था। फिर उसने झटके से सरिया मेरी मुट्ठी से खींच लिया। मैं गिर पड़ी। राधा ने मुस्कुराने की बेजान सी कोशिश की। जरीना को अपनी मुट्ठी में भिजी अपने आदमी की शर्ट का एहसास हुआ। गंदी गालियों और बजबजाते लफ्जों के साथ उसकी मुट्ठी में उसकी शर्ट के टूटे बटन का एहसास जज्ब हो गया। उसने झिझकते हुए राधा की हथेली पर अपनी उंगलियां रख दी। उसकी कटी उंगली पर उसकी उंगली रखते उसके होंठ कांप उठे, मानो अभी अभी राधा ने चीखते गुर्राते गालियां बकते अपने आदमी के मुंह पर रखती हुई अपनी हथेली जैसे गालियां देते घर से बाहर निकलते आदमी को अब भी भीतर खींचती हो जरीना की कमजोर बाहें। बात मोटरसाइकिल की नहीं थी। जिन गलियों में जगह ही ना हो वहां जगह का क्या झगड़ा जरीना। अब की बार उसने जरीना की डबडबा आई आंखों में झांक कर कहा। उसका दिल किया कि वह यह भी कह दे कि उसका आदमी ऐसा बुरा न था। आदमी की दिहाड़ी अगर चली जाए, अपनी औरत को अगर वह 2 जोर की रोटी भी न खिला पाए तो वह ऐसा हो ही जाता है। उसने अपने आदमी को खूब प्यार किया था, पर जो गरीबी होती है वह भी भला कभी प्यार से जुड़ी कुछ पाई है, पर वह यह न कह सकती। उसने इस बात को किसी और तरह से कहा, गरीब ही गरीब का कातिल हो जाता है ना। जरीना ने अपनी आंखें पोंछी और उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वे अक्सर टकरा जाती। दिन बीत रहे थे। अब दोनों की बातें हो जाती थी। घर के बाहर बाजार में भी एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेती। राधा राधा आफताब के सिर पर हाथ फेरती। आफताब उसे देख मुस्कुराता। एक दिन राधा ने जरीना को कहा था, सारी दुनिया तो बेगानी ठहरी। जरीना को उसके आदमी के कत्ल के वक्त अपनी खिड़कियां बंद करते लोग दिखे। उसे पल भर को वह नजारा दिखा। इत्मीनान से खिड़की बंद कर घर के भीतर सो जाने वाला वह शख्स भी उसे पल भर को दिखा। हम फिर से उन पुरानी दिनों की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, अभी मुमकिन नहीं। क्यों? जरीना को पल भर को वह शख्स दिखा जिसने उस दिन गुर्राते हुए गालियां देते हुए राधा के घर के दरवाजे पर पत्थर फेंका था। नफरत से भरे उसके चेहरे पर गुस्से की कैसी कैसी खौफनाक लकीरें लिए वह चीखता था, कातिल की बीबी, कातिल की बीबी। वह कहना चाहती थी कि वे दोनों एक बेहद खतरनाक दुनिया में रहती हैं, पर उसने इस बात को किसी और तरह से कहा कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे राधा, क्या कहेंगे। यही कि मैं अपने आदमी के कातिल की बीवी की दोस्त हूँ। हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया को पता न चल पाए। जरीना मुस्कुरा दी। उसे पता था कि राधा अगर कह रही है तो जरूर कुछ ना कुछ वह कर जाएगी। राधा के घर से चूना, रेत और ईंट के टुकड़े निकलते रहे। उनका एक ढेर उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया। गली के लोगों को पता चला कि उसके घर में मरम्मत का कोई काम चल रहा है। उस दीवार में एक दरवाजा बनता रहा जिसके आर पार दोनों औरतों की खामोशी और रोना सुनाई देता था। दोनों इस सकरे दरवाजे से एक दूसरे के कमरे में आ जाया करती थी। एक रात राधा ने जरीना के कंधे पर अपना सर रखकर कहा था, कभी तुझसे लिपट कर रोने का मन करता है। जरीना ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। गली के लोगों को कभी पता नहीं चला कि जरीना अपने आदमी के कातिल की बीवी से रोज ही मिल लेती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह। बहुत ही सुंदर कहानी पाठ के लिए आदरणीय तरुण भट्टागर जी को बहुत बहुत बधाई। और बिल्कुल आपने आपकी कहानी पाठ से बिल्कुल चलचित्र की तरह से हमारे सामने से गुजरती है सारी घटनाएं जो आपने अपनी कहानी में वर्णित की है। मैं अब सबसे पहले आदरणीय मुकेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, तो मुकेश वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय मुकेश वर्मा जी। आदरणीय मुकेश वर्मा जी अभी जुड़ नहीं पाए संजय भैया। तो
हमारे साथ जुड़े हैं युवा आलोचक राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी रांची से हैं और वे लगातार हिंदी साहित्य में अपनी कहानियों पर अपनी टिप्पणियां और अपनी आलोचनाओं से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे कथा देश में भी उन्होंने कई कहानियों पर बहुत ही सार्थक टिप्पणियां की है, उनको पढ़ने का भी हमें मौका मिला है। तो मैं राहुल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं आदरणीय संतोष चौबे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आईसेक्ट यूनिवर्सिटी आईसेक्ट पब्लिकेशन के इस आयोजन में मैं शामिल हुआ और मैं बधाई देना चाहता हूं आईसेक्ट पब्लिकेशन को कि अब तक हम किताबों के लिए दिल्ली की तरफ देखते आए थे। अब कुछ किताबें इतने कम समय में आपके पास ऐसी हैं कि जिसके लिए हम भोपाल की तरफ भी देख रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद। और अभी जो नवीन सागर का आपने संपूर्ण कहानियां निकाली हैं और आगे की भी जो योजनाएं हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में बाकी हिंदी समाज भी जो है वो भोपाल की ओर रुख करेगा। बहरहाल तरुण भटनागर की कहानियों पर या कहानी पर बात करने की स्वीकृति देने के मूल में ये था कि तरुण भटनागर की कहानियों को मैं पढ़ता रहा हूँ, बल्कि न सिर्फ पढ़ा है, उस पर लिखा भी है। तो इस लिहाज से भी ये मौका था जिस पे मैंने बोलना स्वीकार किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तरुण भटनागर समकालीन कहानी के परिदृश्य में एक जरूरी हस्तक्षेप की तरह मुझे लगते हैं। जरूरी हस्तक्षेप मैं कह रहा हूं तो इसका आशय सिर्फ इतना है कि कुछ कहानियां तरुण ने ऐसी लिखी हैं कि तरुण के ना होने से वो कहानियां हिंदी को नहीं मिलती। और इन कहानियों में विशेषकर जो है उन कहानियों को मैं रेखांकित करना चाहता हूं जिसमें हेलियोफेबिक है, श्रद्धांजलि एक अमेरिकी मौत पर, दादी मुल्तान और टच इन गो, या भूगोल के दरवाजे पर, द रॉयल घोस्ट जैसी कहानियां। मतलब कई कहानियां हैं और उन कहानियों की खासियत ये है कि उसका संदर्भ कहीं अफगानिस्तान है, कहीं तिब्बत है, कहीं वियतनाम है। तो एक उनके पास 5-6 कहानियां ऐसी मुझे देखने को मिली थी जिसमें भारत एक संदर्भ की तरह उस रूप में मौजूद नहीं था। उसका देश काल, उसकी लोकेल जो है वो दूसरे देश थे। तो पहल मुझे ख्याल आया कि आखिर एक कहानीकार जो है वो क्यों ऐसा कर रहा है, और फिर मैंने उन कहानियों को थोड़ी बारीकी से पढ़ना शुरू किया और फिर मैं गलतफहमी का भी शिकार हुआ। और वो ये था कि हेलियोफोबिक और भूगोल के दरवाजे पर जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये पाया कि हेलियोफोबिक तो अफगानिस्तान में सोवियत रूस की ज्यादतियों को दिखलाता है और भूगोल के दरवाजे पर चीन कहीं ना कहीं मौजूद है, तिब्बत की त्रासदी के मूल में। और बाद में फिर एक कहानी मैंने पढ़ी थी, चांद चाहता था कि धरती रुक जाए। उसमें नक्सलवाद पर निशाना था। तो एक ख्याल मेरे मन में ये भी आया था कि क्या तरुण जो है वो सचेत तौर पे जिसको हम वामपंथ कहते हैं उसको लेकर हमलावर हैं अपनी कहानियों में। लेकिन फिर उन्हीं कहानियों में और बाकी कहानियों को जब एक साथ मिलाकर पढ़ा तो ये बात इस बात से जाकर स्पष्ट हुई कि अंततः वो किसके पक्ष में खड़े होते हैं। और उनकी पक्षधरता से फिर ये जो गलतफहमी थी मेरी वह दूर हुई। और बाद में फिर बस्तर पर जो उन्होंने श्रृंखला लिखी वो उसके अलग अलग टुकड़े मैंने पढ़े थे और वो काफी मुझे पसंद आए थे। बस्तर पर जो उनका अप्रोच था लिखने का, जिस ढंग से उन्होंने उन कहानियों को बुना था, तो उससे भी मुझे उनसे काफी उम्मीदें थी। बल्कि तरुण वहां पर अपने प्रचलित शिल्प का अतिक्रमण करके आए थे बस्तर वाले श्रृंखला में। उससे पहले की कहानियों को हम एक अलग रूप में पाते हैं, लेकिन बस्तर वाली श्रृंखला उनकी पिछली कहानियों से एक खास स्तर पे अलग होती है। मतलब उनकी कहानियों को अगर आप समग्रता में देखें तो हेलियोफोबिक एक शिफ्ट की तरह है उनकी कहानी यात्रा में। शिफ्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहल में मैंने विस्तार से लिखा था समानांतरता के संदर्भ में कि हेलियोफोबिक जो कहानी है उसमें
एक समानांतरता, एक जक्स्टापोजिशन जिसको हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, इसके टूल्स का वो इस्तेमाल करते हैं। और बाद की जिन भी कहानियों का मैंने अभी नाम लिया है उसमें ये समानांतरता या समांतरता का टूल्स हमें इस्तेमाल होते हुए दिखता है। और उसके बीच में तरुण ने जिस ढंग से कथा को बरतने की अपनी एक शैली विकसित की, विचार को विमर्श में तब्दील करने की एक शैली विकसित की, और वो कहानी के अंतराल को जिस ढंग से सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भों से भरना शुरू किया, तो व्यक्तिगत स्तर पे ये व्यक्तिगत आस्वाद का भी मामला है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो कहानियां पसंद आई थी। और एक बात जो इस पीढ़ी के साथ है, मैं तरुण को जब इस पीढ़ी में कह रहा हूं तो उसका आशय सिर्फ इतना है कि अगर उनके पहले कहानी संग्रह को हम देखें जो 2007 या 8 के आसपास आता है, उसी के दौर में एक युवा पीढ़ी भी आती है। तो उस दौर में जो कहानियां हैं उसमें हम पाते हैं कि कहानी का जो प्रस्थान बिंदु है ना, वो इस रूप में होता है कि कहानी जहां शुरू होती है उससे पहले भी एक कहानी होती है, और कहानी जहां खत्म होती है कहानी वहीं खत्म नहीं होती, उसके बाद भी कहानियां हैं। मसलन अभी जैसे कातिल की बीवी इन्होंने पढ़ा, तो कहानी जहां से शुरू हो रही है वो जिस खोली में या जिस छोटे कमरे में है, जिस संकरे गली में है, जाहिर सी बात है उससे पहले भी एक कहानी मौजूद होगी कि किस ढंग से विस्थापित होकर वो वहां पहुंचे होंगे। और जहां कहानी खत्म हो रही है कि दोनों बीवियां एक साथ, एक कातिल की बीवी और जिसके पति का कत्ल हुआ है, वो दोनों साथ में रह रही हैं। फिर जिस दिन उसका पति आएगा या जो भी होगा, तो एक ना एक दिन ये रहस्य भी सामने आएगा। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जिस हिस्से को तरुण संबोधित कर रहे हैं या इस पीढ़ी के कहानीकार संबोधित कर रहे हैं, वो पुराने कहानी में जो एक प्रॉपर आदि, मध्य और अंत होता था, उस किस्म की कहानियां नहीं हैं। और तरुण की कहानियों में एक मैं पाता हूं कि परिस्थिति जन्य जो है वो त्रासद भाव जो है वो मौजूद रहता है। लगभग कहानियों में पाएंगे कि एक ट्रेजिक सेंस है, एक किस्म की अनडिजर्व्ड सफरिंग है। जो पात्र है वो अयाचित यातना के शिकार हैं। जो यातनाएं उनके जीवन में है उसके वो हकदार नहीं है, लेकिन वो यातनाएं हैं और इसके मूल में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो जन्म के कारण ऐसी परिस्थितियों में पड़ गए। उनकी बहुत शुरुआती कहानी में से अगर गुल मेहंदी की झाड़ियों को हम याद करें तो उसमें पाएंगे कि उस स्लम्स के जो बच्चे हैं वो किस ढंग से अपने उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेजिक सेंस है ये लगातार तरुण की कहानियों में जो है वो बना हुआ है। और हालात देश के या देश के बाहर भी जिस ढंग से वैश्विक हालात हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये त्रासदी का बोध जो है वो बढ़ना ही है, क्योंकि त्रासदी के लिए बहुत उर्वर स्थितियां जो है वो बनती चली गई हैं। 2-3 बातें और कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि तरुण की कहानियों में रहस्य वाला एक तत्व होता है। इसका इस्तेमाल एक जो है डिवाइस की तरह वो करते हैं कि अंत तक आप उसके साथ रहें कि आखिर होता क्या है, और उसका खुलासा वो अंत तक जाकर जो है वो कर देते हैं। दूसरी एक बात है कि इतिहास तरुण की कहानियों में एक संदर्भ की तरह आता है, और कई बार जब उनकी कहानियों को मैं पढ़ता हूं तो मेरे मन में ये भी भाव आता है कि जिन विचारों को कहानियों में बुनने में वो इतना एफर्ट लगा रहे हैं, क्यों नहीं उसको निबंध की शक्ल में या नॉन फिक्शन के तौर पर वो लेकर आते हैं कि इतनी मेहनत उसको बुनने में ना की जाए, जो सीधे सीधे वो हमसे साझा करना चाहते हैं वो भी हमारे सामने जो है वो आए। बहरहाल आखिरी बात सिर्फ इतना कि तरुण की कहानियों में मैं मृत्यु को, स्मृति को, विस्थापन को और निर्वासन को जो है वो लगातार पाता हूँ, और इन सबसे बनते हुए एक ट्रेजिक सेंस को पाता हूँ जिससे मुक्ति तो शायद जो है इस दौर में हमें मिलनी नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो तरुण की कहानियां जो है वो आगे भी हमें बात करने के लिए मजबूर करती रहेंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया राहुल, बहुत अच्छे। राहुल जी बहुत ही बढ़िया आपने टिप्पणी की है। आपने कहा कि अगर तरुण जी साहित्य में नहीं होते तो जो कहानियां हमें मिली है
तो शायद हमें नहीं मिलती। रियली उनकी कहानियों को मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आज आपकी टिप्पणी के बाद में उन्हें एक नए नज़रिए से हमें फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। और आपने कहा कि उनकी कहानियाँ जहाँ शुरू होती है उसके पहले भी एक कहानी होती है, और जहाँ वो खत्म हो रही है उसके बाद भी एक कहानी है। तो ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और पात्र अयाचित यातना के शिकार है, ये दौर भी ऐसा ही है। तो आपने ये भी कहा कि इस दौर में मुक्ति इतनी जल्दी संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने बहुत ही बढ़िया टिप्पणी की है। और मैं अब हमारे बीच में वरिष्ठ आलोचक हिंदी साहित्य की रोहिणी अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे तरुण जी की कहानियों पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अग्रवाल मैडम। सबसे पहले तो वनमाली सृजन पीठ, आईसेक्ट प्रकाशन, संतोष चौबे जी और तरुण भटनागर, सबको बधाई कि 10 कहानियां के माध्यम से हम तरुण भटनागर की कहानियों पर विचार करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। दरअसल तरुण भटनागर हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने उभरते हैं। और मेरे सामने प्रश्न ये उठता है कि इतना कहना बहुत पर्याप्त नहीं होगा कि तरुण हमारे समय के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। वे हमारे समय का एक संवेदनशील स्वप्नदर्शी पाठ प्रस्तुत करते हैं। यह कहना भी तरुण भटनागर का परिचय नहीं है। मुझे लगता है कि तरुण भटनागर के कृतित्व को दो टूक ढंग से 2 शब्दों में कहा जा सकता है कि तरुण प्रेम, ये तरुण की कहानियों में हमें प्रेम की ललक दिखाई पड़ती है और सृजन करने की उत्कंठा। ये 2 चीजें हैं जो उनके कहानीकार को बनाते हैं। और ये दोनों चीजें आज जिस समय में हम फंस कर खड़े हुए हैं, जो समय एक त्रासदी रच रहा है, जो आगे जाने वाले रास्ते कील कर हमारे पूरे के पूरे युग को, मैं भारतीय संदर्भ में नहीं कह रही, मैं पूरे वैश्विक संदर्भ में कह रही हूँ कि आज हम अंधी गली में खड़े हुई एक संस्कृति के रूप में, एक मानव सभ्यता के रूप में है। हमें नहीं मालूम कि आगे कहाँ जाना है। इतना आतंक, इतना त्रास, इतना पोस्ट ट्रूथ यानी झूठ के महिमा मंडल के सहारे सत्य को दृष्टि ओझल कर दी जाने की साझी करतूतें, यह हमारे समय के जिस कुत्सित गर्हित पाठ को बुन रही हैं, वहां क्या व्यक्ति हताश निराश होकर उसी बिंदु पर अपने आप को फ्रीज कर ले, या वहां से वह तरुण भटनागर की कहानियों से निकलने वाले राग को, वह राग है प्रेम का राग, वह राग है सृजन का एक हौसला, इन्हें अपना पाथेय बनाकर एक निर्माण की, नव निर्माण की एक अनवरत यात्रा पर निकल पड़े। समय हमेशा ही संकटापन होता है, बहुत बीहड़ समय होता है। समय कभी रुकता ही नहीं है अपनी संक्रमणशीलता में। वह आगे की उड़ान के साथ बहुत से अवरोधों को भंवर बनाकर हमारे सामने रखता है, लेकिन हम घबरा जाएं, ऐसी तो यह तो मनुष्य का परिचय नहीं है। तरुण की कहानियां मुझे इसलिए हौसला देती हैं, मुझे इसलिए बेहतर लगती है। हमारे समय को बुनने वाला एक बहुत बड़ा विजनरी रचनाकार हमें तरुण भटनागर के रूप में दिखाई पड़ता है कि वे तमाम व्याकुलताओं, बीहड़ताओं, निराशाओं और अवसाद के गर्त में जाते हुए पात्रों के भीतर भी समय के साथ जूझने का एक हौसला भरते। अभी कातिल की बीवी कहानी का पाठ हुआ है। इस कहानी में तो दोनों स्त्रियों के भविष्य को कील दिया गया है। पुरुष के अहम ने, व्यवस्था की मनुष्य विरोधी आर्थिक नीतियों ने, हमारी बढ़ती हुई सामाजिक असंवेदनशीलता ने, तो क्या वो रोती बिसूरती अपनी सांसों को दफन करके अपने आप को जिंदा दीवार में चिलने, एक बहुत साधारण सा विकल्प उनके सामने था, लेकिन एक गहरी वयस्क साझेदारी के साथ, एक उन्नत नागरिक चेतना के साथ और अपने भीतर बहते प्रेम के सोतों के साथ, और उस प्रेम को विश्व प्रेम में परिणत कर देने वाले एक बहुत बड़े विजन के साथ वो समय का पुनर्सृजन करने वाली मानवीय ताकतों के रूप में उभरती है। मैं इन 2 स्त्रियों के
संबंध को, इन स्त्रियों की साझेदारी में बुने गए एक पारस्परिक संबंध को सिस्टरहुड का नाम देकर छोटा नहीं करना चाहूंगी। वे तो प्रताड़िता, दमित, सताई गई मानवीय अस्मिताएं हैं जिनके पास आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन अपनी बेचारगी से टकराकर पहले अपने भीतर की मनुष्यता का उत्खनन करना, फिर उसे नागरिक बोध के साथ जोड़ना और लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए लोकतंत्र में संवाद, पारस्परिकता, समानता के भाव के साथ समय का सृजन करने का हौसला, वह इस कहानी को एक बहुत बड़े फलक की कहानी बना देता है। मुझे तरुण भटनागर की कहानियां पढ़ते हुए ये लगा कि इनका पाठ इकहरा पाठ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सतह पर घटनाओं को बुन रहे हैं, लेकिन रचनाकार सतह पर घटनाओं को बुनता ही इसलिए है कि एक गोताखोर पाठक, सैलानी पाठक नहीं जो आता है और जो लेखक ने पकड़ाया उसे ग्रहण करके वो चला गया और लेखक की भाषा बोलने लगे। मैं इसे सैलानी पाठक कहती हूँ, इसे मैं रसलोलुप पाठक कहूंगी। एक गोताखोर पाठक जो सह सर्जक है, जो रचना के भीतर गहरी पैठ बनाकर अपने समय को बुनता है, वह सह सर्जक है। इसीलिए अपने समय को बुनने की अपनी दृष्टि, अपने विजन और अपने इंसाइट के साथ वह लेखक के समानांतर उसी समस्या पर प्रस्तुत एक नया दृष्टिकोण लेकर आता है। तरुण भटनागर की एक बहुत खूबसूरत कहानी है, दादी मुल्तान टच एंड गो। मैं जब इस कहानी को पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या ये महज विस्थापन की कहानी है? भ्रम तो इस पूरी कहानी में भ्रम तो यही दिया गया है कि यह विस्थापन की कहानी है। अपनी जमीन से उखड़ जाने के बाद वे त्रासद स्मृतियां अंत तक हमारा पीछा नहीं करती। साध की तरह, कुंठा की तरह, नाइटमेयर की तरह वह हमारे वर्तमान और भविष्य को ग्रसती रहती है। लेकिन जब मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ तो साथ में एक और प्रश्न उठता है कि यह दादी क्या पहली बार तरुण भटनागर की कहानियों में आई है? यह दादी तो विभाजन की त्रासदी को लेकर दो महत्वपूर्ण रचनाकारों की कहानियों में भी वह स्त्री आई है। कृष्णा सोपती की शाहनी सिक्का बदल गया में हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन वह तो अपनी दौलत को, अपनी जमीन को, अपने साम्राज्य को विकल्पहीन उदारता के साथ अपने ही प्रजा में बांटते हुए एक उद्धत, अभिजात सामंत के रूप में दिखाई पड़ रही है। उनके भीतर क्या हलचलें हैं, क्या रुदन है, क्या व्याकुलताएं हैं, कौन कौन सी असुरक्षाएं हैं, उस पूरी कहानी में शाहनी का अंतर्मन कहीं उखड़ कर नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरह से भीष्म साहनी चीफ की दावत में एक विस्थापित स्त्री को लेकर आ रहे हैं जिसके पास स्मृतियां हैं, लेकिन जो कपड़े पर फुलकारी काटते हुए अपने समय को व्यतीत कर रही है, वह अपने भीतर के मनुष्य को, अपने भीतर की आहत आकांक्षाओं को और अपने भीतर पलकर नष्ट हो जाते सपनों को क्यों स्वर नहीं दे पाई है? इसलिए कि क्या दोनों के रचनाकारों के पास स्त्री के मन को टटोलने का एक संवेदना नहीं थी, एक स्त्री संवेदी हृदय नहीं था? मैं इस प्रश्न पर विचार करने की अपेक्षा इसे एक स्टेटमेंट की तरह कहना चाहूंगी कि तरुण भटनागर के पास स्त्री संवेदी हृदय है। वे स्त्री के भीतर पहुंचकर उसके कोमल तंतुओं को पकड़ते हैं। वे स्त्री की आहत मनुष्यता और सृजन के अकूत क्षमताओं और सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं। तो वह स्त्री जो आजादी के इतने साल बाद अलक्षित रही, जिसके हृदय को किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसे यहाँ इस कहानी में, दादी मुल्तान और टच एंड गो कहानी में, तरुण भटनागर विस्थापन की त्रासदी का रूप नहीं देते। वह मनुष्य के उस कोमल जगह पर आतंक द्वारा पैर पसारने की नृशंसता की बात करते हैं, जो पहले साझी विरासत को नष्ट करता है, मनुष्य से उसका वर्तमान छीनता है, उसके भीतर
संवाद की जगह असुरक्षा, भय, तनाव, अविश्वास पैदा करता है और उसके बाद उसे छोटी छोटी वीथियों में, उसे छोटे छोटे नदी के द्वीपों में बांटकर एक पूरे के पूरी सृष्टि के साथ संवाद की संभावनाओं को समाप्त करता है। इसीलिए इस कहानी में दादी नैरेटर को ही, उस अपने पोते नैरेटर को ही अपने मुल्तान के पूरे का पूरे खजाने को देने की बात कहती है, जो अपने तमाम भोलेपन मासूमियत में ये कहता है कि दादी यदि नक्शे पर रेड लाइन खींचे जाने से ही मुल्तान वहां रह गया है, तो क्यों नहीं टच एंड गो का इस्तेमाल करके उस लाइन को मिटा देते। यह एक बच्चे की मासूमियत में पुनर्सृजन का एक बहुत बड़ा स्वप्न है कि लाइन खींचने वाली यदि मानव की संकुचित, स्वार्थी, वर्चस्ववादी आतंक था, तो उसके साथ टकराने के लिए भी मनुष्य को ही तो आगे आना पड़ेगा ना। अपनी बेचारगी को, अपनी मनुष्यता का परिचय आखिर हम कब तक बनाए बैठे रहेंगे? वह हमारी बेचारगी, हमारा परिचय तब तक बना रहेगा जब तक अवसरवाद, लोभ, सुविधा भोगी मानसिकता, यथास्थितिवाद हमारा परिचय बनकर आएगा। तरुण भटनागर की कहानियां लाउज नहीं है, बहुत गहरे में उतरकर वे मनुष्य से अपने भीतर संभावनाओं का उत्खनन करने का आह्वान करती है। इसीलिए वे पाठक को थाली में परोसकर, आज का पाठक, बुद्धिजीवी पाठक ना तो थाली में किसी के द्वारा परोसी गई डिश को खाना चाहता है और ना ही लेखक यह पसंद करता है कि उसकी रचना का उतना ही इकहरा पाठ हो। लेखक यदि जितना कह रहा है उतना इकहरा पाठ पाठक कर रहा है, यानी कहानी सतही है, एक रेखीय है, उसमें अभिधात्मक स्तर पर चल रही है, उसमें अर्थ व्यंजनाएं नहीं है। कहानी जब अपने समय का अतिक्रमण करके, बेशक वो 5 साल के बाद का समय का अतिक्रमण करे, और आज हम देख रहे हैं कि दादी का सपना, वह मुल्तान पीछे नहीं छूट गया है, वह साझी विरासत 1947 में ही पीछे नहीं छूटी है। आज फिर उस साझी विरासत पर आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं। आज हम फिर से अपनी अपनी एक खास पहचान को चस्पा करके उसको एक नबादा बनाकर हम उसके भीतर बड़े आराम से पनाह लेना चाहते हैं और सारे का सारे समय के सृजन का भार दूसरों पर सौंप देना चाहते हैं। तरुण भटनागर की कहानियां इसलिए बहुत बेहतर और समय का संवाद करती हुई कहानियां हैं कि ये मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में जो मुक्तिबोध ने एक बात कही है कि सतचित आनंद यह हमारा परिचय नहीं होगा, हमारा परिचय होगा सतचित वेदना। सतचित अपने आप को पहचानना सत्य के प्रकाश में, और फिर वेदना, मनुष्य की वेदना में पूरे विश्व मानव की वेदना को स्थित करके, और एक शब्द और जोड़ तो सृजन करने का जो दृढ़ता है, ये एक कहानी में नहीं, वह बार बार एक स्वप्न बनकर आती है, एक गूंज, एक आवृत्ति बनकर आती है। इसी एक और वह कहते पर्यावरण की रक्षा की कहानी है, दर की रक्षा मनुष्य के जा रहे हैं, जो लोभ में ग्रस्त है, जो उस शिल्पी की बड़ी नाव के पेंदे पर लगाने ही कॉर्पोरेट फैक्ट्री में बनाई गई एक गुणवत्ता वाली लकड़ी को सप्लाई करके वह पूरे के बड़े और उपकता है। क्या रोहिणी जी आपकी आवाज क्रैक हो रही है। रोहिणी जी आपकी आवाज सृजन है, लेकिन सृजन किस मचाने के लिए होनी चाहिए? अब आ रही है क्या? हाँ जी, अब ठीक है। अब आ रही है मेरी? अब ठीक है। चलिए मैं फिर अब इसको मैं समय भी बहुत ज्यादा ले गई हूँ, क्योंकि नहीं, तरुण भटनागर पर बोलना दरअसल
आप कहानी के बारे में तो फायर ब्रिगेड, इसके बहुत से रूप मिलते हैं। बात यह है मानसिक संबंधों को नहीं बोल रहा है, यह प्रेम हार्दिकता को पहचानने का एक बड़ा जरिया बनता है। और जब अपनी हार्दिकता से परिचित होकर अपनी मनुष्यता को जानते हैं तो यह आत्मविस्तार का एक रूप लेता है। और आत्मविस्तार में व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़कर पूरे की पूरी सृष्टि का एक पुनर्निर्माण बनने का एक बहुत बड़ा सपना बनता है। इनकी एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे अगर तरुण भटनागर की सबसे पहले बहुत कहानी जो मुझे छुई और जिस वजह से तरुण भटनागर मेरे सामने एक बहुत बड़े रचनाकार के रूप में आए, वह कहानी है बीते शहर से फिर गुजरना। डेटिंग के खेल से शुरू हुआ एक संबंध किस तरह से अपनी अपनी मनुष्यता को पहचानने का एक बहुत बड़ा सकर्मक आयोजन बनता है। और फिर 15 साल के बाद उस जगह को रिविजिट करते हुए, उस शहर से गुजरते हुए उन स्मृतियों को रिविजिट करना, उसमें प्रेमिका के अचानक बिना बताए चले जाने और प्रेम के को उल्लाहने, शिकायतें, बिछोह की पीड़ा में विघटित कर देने की कुछ चेष्टाएं कहीं भी नहीं है। प्रेम के उन साझे क्षणों में जब अपनी अपनी मनुष्यता, हार्दिकता का संधान करके उन्होंने व्यवस्था और मनुष्य के अंतर संबंधों को समझने की एक वयस्कता, एक परिपक्व समझ हासिल की थी, उसको कहानी जब रिविजिट करती है तो उसके बाद ये सारी कहानियां, एक पुनर्निर्माण की कहानियां का ड्राफ्ट वहां से शुरू होता है। और इस स्त्री पुरुष प्रेम संबंधों की इस कहानी के संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि तरुण भटनागर की यही अकुलाहटें प्रेम को विश्व मानव तक ले जाने का एक जो बड़ा है, वह हमें उनके नवीनतम उपन्यास बेदावा भी दिखाई पड़ता है, जहां स्त्री संवेदी मन से स्त्री के भीतर व्यवस्था द्वारा डर को नासूर बना दिए जाने और उसकी मनुष्यता को कुचल कर उसे एक केंचुआ, एक कीड़ा जैसी एक अस्मिता में तब्दील कर दिए जाने की जो साजिशें हैं, उनका प्रतिरोध स्त्री कर रही है नेत्रहीन व्यक्ति के माध्यम से, जो उसकी देह को आंखों से खा नहीं सकता, और एक ट्रांसजेंडर के माध्यम से जो स्वयं स्त्री संवेदी हृदय से संपन्न है। तो हाशिए पर फेंकी गई अस्मिताएं अपने हिस्से की वंचित होने की त्रासदी को विष का प्याला बनाकर समय को दे, या उस गरल के भीतर से अमृत अपने प्रयासों से उसे अमृत में परिणत करके समाज का पुनर्निर्माण करें, यह हमारे अपने चयन पर निर्भर करता है। लेखक सिर्फ प्रस्तावित कर सकता है दिशाएं, जैसे 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड, उसमें प्रेम एक बूढ़ी औरत की सांसों को बचाने की नागरिक चेतना से जा जुड़ता है। और आज हम जानते हैं कि महामारी के इस दौर में हम अपनी सांसों को लेकर तो चिंतित हैं, दूसरे की मनुष्यता, दूसरे की रोजी रोटी, दूसरे के दुख की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो बीहड़ समय में एक रचनाकार जब अपनी रचना के माध्यम से हमसे इस बृहद साझेदारी में अपना योगदान देने का आह्वान करता है, तो वह रचनाकार निश्चित रूप से हमारे सैल्यूट का अधिकारी है। इसीलिए मैं तरुण भटनागर को फिर से जहां से शुरू किया था वहीं करूंगी कि तरुण भटनागर बड़े सरोकारों के अधिकार हैं, बड़े प्रेम करने की ललक और सृजन की उत्कंठा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई वनमाली सृजन पीठ को, आईसेक्ट को और तरुण भटनागर, शुक्रिया, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। शुक्रिया जी,
संजय आगे चलें। संजय आप म्यूट हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही संजय। प्रशांत आप संचालन कर लीजिए। मेरे ख्याल से संजय जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री चौबे जी से निवेदन करूंगा, कृपया वे आए और आज के कार्यक्रम में के तरुण भटनागर जी के रचनाक्रम पर अपने प्रकाश डालें। आदरणीय श्री चौबे जी। क्या मुकेश जी नहीं आ पाए? मुकेश कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मुकेश जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ठीक जी। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं तरुण को बहुत बहुत बधाई दूं उनके इस कथा संग्रह के लिए, और बहुत ही अच्छा कथा संग्रह है। मैंने इसकी अधिकतर कहानियां पढ़ी और राहुल जी ने और रोहिणी जी ने पहले से ही इस पर इतनी सारी अच्छी बातें कह दी हैं। विशेषकर रोहिणी अग्रवाल तो हमारे समय की बड़ी आलोचक हैं और कथा और उपन्यास पर विशेषकर उनका काम है। तो रोहिणी ने बहुत अच्छी बातें कही और एक तरह से वो तरुण भटनागर की व्याख्या जैसी करती हैं। एक राजकुमार नाम के आलोचक हैं, उन्होंने कहानी के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि कहानी यथार्थ का चित्रण नहीं होती, वो यथार्थ की व्याख्या जैसी कुछ करती है। मतलब उसको पढ़ के मालूम होता है कि अच्छा ये था, असल में वास्तव में यथार्थ ये था। वो रहता तो हमारे आसपास ही है और हम उसको देखते रहते हैं, वो हमारे आंखों से ओझल भी हो जाता है, दिखता है लेकिन हमारे शायद समझ में नहीं आता। कहानी अचानक ये बात बताती है कि देखो इस यथार्थ की ये समझ है या इसकी ये व्याख्या है। तो तरुण की जो बहुत सारी कहानियां, उनकी खासियत ये है कि वो एक तरह के यथार्थ पर प्रकाश अचानक करती हैं और वो आलोकित हो उठता है। अगेन इस बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे वो अभी याद आ रही है। रघुवीर साय ने एक बार ये साक्षात्कार इंटरव्यू लिए थे लोगों के, तो अगेन ने कहा कि लेखक के हाथ में सिर्फ यही है कि वो एक अंधेरे कमरे में से किसी एक कोने को प्रकाशित कर दे और वो कोना कौन सा होगा उसको चुन सकता है वो। तो एक तरह से जब आप कह रही थी कि तरुण जो है वो जैसा राहुल ने बात कही कि वो एक चीज को आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं और उसके चयन में उनकी दृष्टि जो है बहुत साफ रहती है। तो दो चीजों को मिलाकर उनकी मूल टिप्पणी मेरे दिमाग में बनती है, वो ये है कि एक तो तरुण की कहानियां यथार्थ की नए सिरे से व्याख्या करती हैं और आपके दिमाग को प्रकाशित करती हैं। वो दिख रहा था, आपके आसपास था, लेकिन वो एक अलग तरह से सामने आता है। और दूसरा, उनका चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो किस चीज को आलोकित कर रहे हैं या किस चीज का चयन कर रहे हैं। वो बस्तर से लेकर और अर्बन प्रेम की कहानी जिसका जिक्र आपने भी किया, वहां तक चयन दृष्टि भी उनकी बहुत साफ सुथरी है। मैं बहुत सारे निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, कुछ मुझे जो अच्छी बातें लगती हैं तरुण में, और मैं ये कह दूं कि तरुण मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार हैं। उनको मैंने 3-4 बार कहानी पाठ करते हुए सुना है और एक वो कहानी मेरे दिमाग में बराबर बनी रहती है जिसमें एक जो कंपल्सिव थीफ है, जो चोरी करने की जिनको आदत पड़ जाती है महिलाओं को, वो उस तरह की महिलाओं के बारे में एक कहानी थी और वो बहुत ही अच्छी, मतलब अभी भी नाम उसका जी अभी याद नहीं आ रहा नाम उसका, लेकिन वो बहुत सुंदर कहानी थी। उसके बहुत से दृश्य मेरे दिमाग में बने हुए हैं और मैं ऐसी कुछ महिलाओं को जानता भी था कि जो उस तरह की थी और उस समय मुझे बहुत मजा आया था वो कहानी सुनने में। मुझे लगा कि इस तरह की घटनाओं को लेने का काम लेखक, जो चयन की जो बात मैंने कही,
तरुण की जो मुझे पहली बात बहुत अच्छी लगती है, और एक और इस पे कह दूं कि ये बात अभी रोहिणी जी ने कही है कि जो नरेटिव है, उनका जो नरेटिव है, असल में वो नरेटिव कथा नहीं है। वो नरेटिव के पीछे का जो नरेटिव है उस तक अगर आप पहुंच पाते हैं, एक सर्जक पाठक की आपने बात की, तो अगर उस नरेटिव के पीछे आप पहुंचते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इसके पीछे का नरेटिव एक्चुअली ये है, और उससे जो कथा आपके दिमाग में बनती है तो आपका अपना एक पार्ट उस कहानी का बनता है, और वो आपको भीतर से आह्लादित भी करता है, आलोकित भी करता है। तो एक बात ये भी है। मुझे तरुण की भाषा के बारे में ये कहना है कि मुझे थोड़ा रश भी होता है कि उनके पास इतनी सदी हुई और इतनी अच्छी भाषा है जो बिंब का निर्माण भी करती है। बहुत छोटे वाक्य लिखते हैं वो, और मनमाली जी ये बात कहा करते थे, मुझे याद है कि जब हम लोगों ने शुरू में लिखना शुरू किया तो वो बहुत, विष्णु खरे वगैरह भी उनके छात्र थे, तो उन्होंने भी बात का जिक्र किया है कि लंबे लंबे वाक्य न लिखो, छोटे वाक्य लिखो, छोटे वाक्यों से जो संप्रेषण होता है, जो बनता है। तो मुझे एक बात जो तरुण के यहाँ लगती है, भाषा बहुत सदी हुई, बहुत सुंदर है, और छोटे वाक्यों में वो अपनी बात कहते हैं। ये पश्चिम की पद्धति, वॉल्टर बेंजामिन के पास जाए या और लोगों के पास जाए, वो पूरे पूरे पैराग्राफ के लंबे वाक्य लिखते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अलग तरह के वाक्यों का गठन होता है, और संप्रेषण इसलिए बहुत अच्छा तरुण अपनी कहानियों में बना पाते हैं। भाषा को लेकर उसका जो सौंदर्य है, मैं एक आध चीजें मैंने मार्क करके रखी थी, और वैसा करते समय वो जो आपके सामने प्रकृति है, आपके जो चारों जीवन के स्तर हैं, उनका मानवीकरण किस तरह से करते हैं, वो भी एक बहुत सुंदर बात मुझे लगती है। उन पहाड़ियों से बचकर नहीं रहा जा सकता था, उनका सामने होना एक अजीब सा ढांढस बनाए रहता था। जैसे घर का बुजुर्ग सदस्य होता है, वो अनुत्पादक है, उसका होना ना होना कोई अंतर पैदा नहीं करता, पर उसके होने से एक ढांढस होती है। जब हम दुखी होते हैं तब अपना चेहरा टिकाने के लिए किसी अपने बूढ़े का कंधा ढूंढते हैं। वो कमजोर कंधा होता है, पर वहीं ढांढस मिलती है। वे पहाड़ भी ऐसे ही थे, पूरा शहर थक कर उन्हीं के कंधों पर सिर टिका देता था। यदि भी रोज उन पहाड़ों को काटा जाता था, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता था, और वे किसी बुढ़े की तरह निरीह होकर सब सहते थे। हम दोनों कई बार उन पहाड़ों पर गए थे, पर उन दिनों मैंने इन पहाड़ों को इतनी संजीदगी से नहीं देखा था जिस तरह उन्हें देखने का मन आज कर रहा है, और मैं ट्रेन की खिड़की से अपना चेहरा चिपकाए उन्हें देख रहा हूँ। शायद पहाड़ों को नहीं देख रहा हूँ, एक भ्रम सा है, जैसे आज भी उस पहाड़ पर मैं और वो दिख सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे ऊपर की ओर बढ़ती दो छायाएं। तो ये जो प्रकृति से मनुष्य और मनुष्य से प्रकृति, ये जो आवाजाही क्रिएट करते हैं तरुण, वो एक अजीब किस्म की फैंटेसी आपके आसपास रचती है, और एक सपनीली सी छाया आपके साथ साथ चलती है उनकी कहानियों में। तो ये बात मुझे उनकी कहानियों की बहुत आकर्षित करती है। कई कहानियां मैंने पढ़ी हैं, अभी सबका टाइम में जिक्र नहीं है। आज जो कहानी उन्होंने पढ़ी उसके बारे में मैं उसका जो तनाव है उसकी बात करना चाहता हूँ। आप रोनी जी तो बहुत सारा कथा साहित्य देखती हैं, उन्होंने फिर लिखा भी है, और उन्होंने बात बहुत सही कही कि कहानियां तरुण की कभी भी लाउड नहीं होती। उनका जो तापक्रम है, ये कहूंगा थोड़ा गुनगुना तापक्रम है, मतलब वो बहुत उबलती हुई कहानियां नहीं है, नहीं वो बहुत ठंडी कहानियां हैं, पर वो जिस तापक्रम पे हैं वही तापक्रम है जो मनुष्य के मन में सतत बना रहता है। असल में आप जब भी उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर पर ले जाते हैं और उबाल कहानी में पैदा करते हैं, तो कहानी से आपको थोड़ी चिढ़ सी होने लगती है। इस पूरी कहानी में उन्होंने एक टेम्परेचर जो मेंटेन किया है, जो तापक्रम मेंटेन किया है, वो उसके संप्रेषण में बहुत सहायक तापक्रम है। वो उसको ड्रामेटिक कर सकते थे, वो उसको ये जो बाद में दोनों महिलाओं की जो बात है उसको भी ड्रामेटिक कर सकते थे, उसको वो भावुक भी बना सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए तरुण ने एक बहुत ही यथार्थ और गुनगुने तापक्रम पे कहानी को रखा, जो अंततः आपके संप्रेषण में बहुत मदद करती है। तो एक तो मुझे भाषा के सौंदर्य और उसके बीच में जो आवाजाही है, वो उसमें जो मानवीकरण है, वो बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जो मैं आपको दे सकता था। और दूसरा, उसके जो तापक्रम है वो आज के समय की कहानी की जरूरत है। बीच में ऐसी कहानी आई जिसने बहुत लाउडली और
बहुत ही मतलब ऊंचे तापक्रम पे जाके लिखा, संप्रेषण करने की कोशिश की, पर वो कहानी अंततः चिढ़ पैदा करती है और वो लगता नहीं कि मनुष्य की बात कर रही है, वो कुछ अति मानवीय संदर्भों में चली जाती है। तीसरी बात जो राहुल ने कही कि तरुण के पास विविधता बहुत है, मतलब मुझे पता नहीं कि उन्होंने ये देश सारे देखे हैं या उन्होंने किताबों से वो संदर्भ ग्रहण किए हैं, या उनके पास बहुत सारा वैश्विक समझ है, वैश्विक प्रभाव भी उनकी कहानियों में देखने मिलते हैं। आज वो बात नहीं कहूँगा, कई कहानियों को मैं जानता हूँ जिसमें मैं वैश्विक प्रभाव ढूंढ सकता हूँ, लेकिन तरुण जो उसको प्रस्तुत करते हैं उसका तरीका पूरी तरह भारतीय है, और इन कहानियों को लेकर जो विविधता वो पैदा कर पाते हैं। कुछ कहानियों का जिक्र राहुल ने किया, भी वो कहानी बहुत पसंद है, और ये जो बात है, वैविध्य है कहानी का, वो उनकी कहानियों में रोचकता और दिलचस्पी बनाए रखता है। वो मोनोटोनस नहीं होते, हर कहानी अपने आप में एक अलग कहानी, अलग बात कह रही है, और उनके यहाँ मोनोटनी नहीं है, उनके यहाँ रोचकता लगातार बनी हुई है। मैं कहानियों के अंत के बारे में भी कहना चाहता हूँ। कई बार कई कथाकार ऐसे हैं जो लगता है कि पहले उन्होंने अंत सोच लिया था, अब वो पूरी कहानी वहां तक ले जा रहे हैं और उसको वहां समाप्त करते हैं। तरुण की कहानियों में जो अंत होता है वो बहुत ही स्वाभाविक, और यहाँ फिर मैं आगे की याद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि समय चलता में से एक आयाम काट कर आपके सामने रख, तो वो कहीं से शुरू या कहीं खत्म नहीं होती, वो चलते हुए समय के भीतर का एक हिस्सा है जो आपके सामने आता है। और आपने इसका जिक्र किया कि तरुण की कहानियों में राहुल ने ये कहा कि उसके पहले भी उसके बाद में भी कुछ है, तो चलते हुए समय के जो पहले था वो था, और जो आने वाला है वो है। एक हिस्सा जो उनको अपील किया, या जो कि एक संवेदना का क्षण था जो कहानी को डिफाइन करता था, वो उन्होंने वहां से लाके आपके सामने रखा है। और ये इस कहानी में जो अंत है वो किसी बहुत बने बनाए निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है, ऐसा लगता है कि एक स्वाभाविक सा अंत इस कहानी का हुआ है। हालांकि रोहिणी जी ने उसको एक वैश्विक आयाम भी देने की बात की, जो इंटरप्रिटेशन में वहां तक पहुंच सकता है। ये जो कहानी आपने पढ़ी, उसके अलावा मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगती है जिसका जिक्र रोहिणी ने किया। अभी मैंने उसको आज दोबारा पढ़ा, बीते हुए शहर से गुजरते हुए। वो वास्तव में विश्व स्तर की कहानी है, और उसने मुझे बहुत सारी चीजों की याद दिलाई। मतलब मुझे लगता है अच्छी कहानी वो है जो दूसरी कहानियों की भी याद दिलाती है, स्मृति भी ले जाती है, दूसरे लेखकों की याद दिलाती है। और मजे की बात यह है कि हाल में ही अभी सतह पर तैरती उदासी मेरी एक कहानी कथादेश में छपी है। वो मरते हुए शहर और उसके भीतर विन्यस्त एक प्रेम कथा है। इस कहानी ने मुझे बहुत तरह से उस कहानी की याद दिलाई। और अब जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हुआ है, उनमें जिस तरह के पहले जो सरल शहर थे, प्रेमिल शहर थे, और जिस तरह से छोटे शहरों की प्रेम कथाएं बनती थी, उनमें से इन क्रूर शहरों का होना, मरते हुए शहरों का होना, आपके भीतर स्मृति का मरना, ये सबके भीतर एक बड़ा सामंजस्य है। और मुझे लगता है कि ये जो कहानी बीते हुए शहर से गुजरते हुए एक ऐसी कहानी है जो आपको बहुत सारी स्मृतियों में ले जाती है। और उसने कम से कम मुझे अपनी सतह पर तैरती उदासी नाम की जो कहानी है, जो पिछले दिनों में कथादेश में छपी, उसकी बड़ी याद दिलाई। और मुझे लगता है कि ये कहानी जो आपने की है, ये आपकी सिग्नेचर कहानी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो विवरण है, इसमें जो तापक्रम है, जो हल्का तनाव है, वो इस कहानी को। और रोहिणी जी ने उसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रेम का की जो उसमें औदात्य है, एक तरह से कहूँगा मैं, प्रेम का जो औदात्य है, प्रेम का जो एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, वो उस कहानी को बड़ा बनाता है। मुझे लगता है वो कहानी मुझे इस संग्रह की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी कहानी लगती है। हालांकि चोरी वाली कहानी भी बहुत ही सुंदर कहानी है जो आपने बस्तर में लिखी है, दादी वाली कहानी भी बहुत अच्छी है, और भी कहानियों का जिक्र कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि तरुण एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जिसके कई लेयर्स हैं, जिसके पीछे जाके देखना पड़ता है, जिसके पीछे बहुत सारा वैश्विक, अर्बन या कि
इवन आपने नक्सलिज्म की बात की है, आपने बस्तर की जो कहानियां लिखी हैं, अभी आपका उपन्यास भी मैंने देखा है। तो एक और बात कह के समाप्त करूंगा कि जो प्रकृति के साथ संबंध लेखक ने छोड़ दिए, मतलब हमारे जीवन में तो 4 लेयर्स थे, जड़ पदार्थ था, प्रकृति भी थी, उसके ऊपर पशु पक्षी थे, उसके ऊपर मनुष्य था, और ये चारों लेयर्स में आवाजाही से ही रचना संभव हो पाती थी। धीरे धीरे ये पूरी तरह मनुष्य केंद्रित होते जाना और बाकी तीनों लेयर्स को नोटिस ही ना करना, ऐसी तरह कि उसको बाहर जीवन से कर देना, तरुण क्या ये नहीं होता है। वो प्रकृति के पास बहुत गहराई से जाते हैं, उसका मानवीकरण भी करते हैं, उसके साथ अंतर्क्रिया भी करते हैं। इस तरह कहानी में एक तरह की जीवंतता उनके यहाँ बनी रहती है, और पूरा एक ये चारों लेयर्स के संबंध है। मतलब जब प्रेमचंद 2 बैलों की कथा जैसा लिखते हैं, तो उसमें पशु पक्षियों का आना जाना हमारी कहानियों में कहाँ रह गया, या प्रकृति का आना जाना कहाँ रह गया। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा गुण जो शायद उनके बस्तर में रहने से या उनका काफी प्रवास करने से उनके पास आया होगा, कि उनकी शहरों को देखने की ताकत, उनकी प्रकृति को देखने की ताकत अभी भी बनी हुई है, और उनकी भाषा का जो सौंदर्य है वो उससे भी काफी समृद्ध होता है। तो मित्रों, मैं अभी तो कुल इतनी ही बातें कहूंगा मैं, क्योंकि रोहिणी ने बहुत अच्छा उनका एक्सप्लेनेशन दे दिया है मुझे जो लगता था, और राहुल ने युवा कहानी को देखने की एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित की है, जो उनके आज की आलोचना में दिख रही थी। तो राहुल ने जो ये कहा कि पुरानी कहानियों से उनकी कहानियां अलग हैं, वो बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि तरुण किसी लंबी कहानी की तरह की लंबी कहानी नहीं लिख रहे हैं। जैसे एक लंबी कहानी का क्राफ्ट हमें मिला था 80s और 90s में, आप जानते ही हैं कि किन लोगों ने लंबी कहानियों का बड़ा दौर चलाया और लोगों ने उसकी तरह कहानियां लिखना शुरू करी। पर तरुण की जो लंबी कहानी है वो उस तरह की कहानी नहीं है, वो लगातार सुगठित और सुविकसित और चारों लेयर्स पे जाती हुई और इन पे एक वैश्विक दृष्टि और एक मूल्य दृष्टि के साथ में आती हुई कहानी है, तो इसलिए उसको वैसा नहीं माना जा सकता है। तो राहुल की बातें सही है कि तरुण को एक नई तरह का और नई पीढ़ी का प्रतिनिधि रचनाकार माना जा सकता है, और मुझे लगता है कि ये सब काम करने के लिए जो अपनी प्रशासनिक कार्रवाई के बीच में करते हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे लगता है कि वो इसी दृष्टि के साथ अगर लिखेंगे तो और भी अच्छी कहानियां हमें उनसे देखने मिलेंगी। मैं सभी लोगों को, राहुल को, रोहिणी जी को और तरुण को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और सृजन पीठ और भी बड़े कार्यक्रम आगामी समय में करने वाली है, उस सब में आपको आमंत्रित करता हूँ। कथादेश पर केंद्रित 1.5 महीने का 18 खंडों पर अलग अलग चर्चा रखने का प्रस्ताव है, जो विश्व रंग के पहले होगा। उस सब में भी आप लोग जरूर आइएगा, आप लोग आमंत्रित हैं। जो श्रोता बहुत सारे आए थे उनको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मित्रों, और आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आभार प्रदर्शन के हमारे प्रकाशन के प्रबंधक श्री महीप निगम से निवेदन करता हूँ कि वे आए और औपचारिक आभार प्रकट करें। महीप निगम जी। महीप जी, आप जुड़ पा रहे हैं? महीप दिख रहे हैं? महीप जी, आपका माइक खोलिए प्लीज। शायद कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतने कम समय में, इतने कम सूचना पर हमारे बीच में आप आए और इतना अच्छा कहानी पाठ आपने किया। आदरणीय रोहिणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में शामिल हुई। राहुल सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और साथ में हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय चौबे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर कि आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे बीच आपने श्रोताओं के बीच में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आप लोग आइए, आते रहिए अगले कार्यक्रमों में। जरूर, नमस्कार। नमस्कार।
धन्यवाद। एक आपसे निवेदन है, जी बोलिए आप ना। अपनी कहानी मुझे मेल कर सकती हैं, सतह पर दिखती उदासी। हाँ, वो कर, कथा देश के फरवरी अंक में है। लेकिन अगर आप किसी से मेल करवा सकें। हाँ, मैं कल ही करवा दूंगा, कल ही करवा हाँ, दूंगा। मैं जरूर पढ़ूंगी। जी, धनंजय वर्मा ने एक बड़ी लंबी टिप्पणी भी उस पर लिखी है, उनको बड़ा पसंद आई, तो अच्छा। मैं तरुण को भी और आपको भी भेजता हूँ, जरूर देखें। हाँ, जरूर जरूर। और मैंने आज ही ये कहा है कि जो नया संग्रह आया है, मगर शेक्सपियर को याद आपकी रखना। आवाज एक अभी आ रही है आवाज? ये एक्चुअली आपकी बैंडविड्थ थोड़ी लो है। तरुण, आपको आ रही है आवाज? हाँ, हम तक आवाज पहुंच रही है आपकी। जी जी जी। तो मैं कुछ कहानियां भी भेज रहा हूं आपको, आप जरूर देखिए उसको। आज ही मैंने कहा था कि उसको भेजा जाए। जी, तो सबको नमस्कार, धन्यवाद, और फिर से मिलते हैं जल्दी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।